हेलो वेलकम भाई डियर स्टूडेंट आधार क्लास यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चे, आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइप ऑफ फंक्शन की। क्लियर है? वो भी प्री डिफाइंड टाइप की हम लोग बात करने वाले हैं, जो पहले से ही डिफाइंड है कुछ टाइप ऑफ फंक्शन, उसको देखने वाले हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर क्लास 12th में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर उसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। क्लियर है? तो सब लोग बच्चे जो है प्रॉपर हेडिंग डालने भाई, टाइप ऑफ फंक्शन, उसको आज हम लोग देखने वाले हैं। आज आओ बेटा शुरुआत करते हैं टाइप ऑफ फंक्शन की। टाइप ऑफ फंक्शन, क्लियर है? टाइप ऑफ फंक्शन में हम लोग पहली बात करने वाले हैं, पहली बात कांस्टेंट फंक्शन की। किसकी भाई? कांस्टेंट फंक्शन की। बेटा टाइप ऑफ फंक्शन भी देखेंगे और उसका ग्राफ भी बनाना हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो आओ पहली बात हम लोग करने वाले हैं किसका भाई? टाइप ऑफ फंक्शन में कांस्टेंट फंक्शन की। कांस्टेंट फंक्शन, क्लियर है? अब एक कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, इसको आओ समझते हैं बेटा। क्लियर है? कोई भी फंक्शन, एनी फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू सी। क्लियर है? एफ एक्स इज इक्वल टू सी टाइप के किसी भी फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? कांस्टेंट फंक्शन। कहने का मतलब ये हुआ कि एक्स की वैल्यू अगर आप बढ़ाओ या घटाओ, उसकी वैल्यू पे कोई फर्क ना पड़े। क्लियर है? ऐसे फंक्शन को क्या बोला जाता है? कांस्टेंट फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल बेटा, अगर एफ एक्स इज इक्वल टू 2 है, मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है? 2 है, तो यहाँ पे आप एक्स की वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, -1 रखो, -2 रखो, आंसर तो क्या आने वाला है? 2 ही आने वाला है। क्लियर है? अब अगर इसकी ग्राफ की हम लोग बात करें, इसका ग्राफ क्या कहता है सर, तो ग्राफ इसका बनाना बहुत ही आसान होता है। जैसे अगर एफ एक्स इक्वल टू 2 कहा है, तो जाहिर सी बात है लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स की कोई वैल्यू आप रख दो, आंसर तो कितना आने वाला है? 2 आने वाला है। क्लियर है? आंसर एक्स की हर एक वैल्यू पे कितना देगा भाई? 2 देगा। ठीक है, अगर एफ एक्स इक्वल टू 3 कहा है तो ऐसे जाएगा ग्राफ, एफ एक्स इक्वल टू -2 कहा है तो ऐसे जाएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो कांस्टेंट फंक्शन मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि एक्स की वैल्यू आप बढ़ाओ घटाओ, उससे उस फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो कांस्टेंट फंक्शन आपके समझ में आ गया होगा। अगर कांस्टेंट फंक्शन आ गया तो इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं लीनियर फंक्शन की। ठीक है, किसकी बात करने वाले हैं बेटा? लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन बात करने से बेटर है कि हम लोग बात कर लेते हैं भाई पॉलिनोमियल फंक्शन की। क्लियर है? तो बेटा पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? पॉलिनोमियल फंक्शन जो डिफाइंड होता है बेटा, एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट एक्स टू द पावर एन प्लस A1 एक्स टू द पावर n-1। क्लियर है? A1 A2 मान लें, प्लस A3 एक्स टू द पावर n-3 डॉट 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 डॉट, लास्ट में क्या आएगा आपका? an। ठीक है, वेयर A1 A2 A3 बिलोंगिंग टू ऑल रियल, A1 A2 A3 डॉट 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 an बिलोंगिंग टू ऑल रियल, एंड n क्या है बेटा? यहाँ पे n कोई भी ऑफ नेचुरल नंबर रख सकते हो, एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये जो फंक्शन होता है इसको क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल, जो आप बचपन में पढ़ भी चुके होंगे। क्लियर है? अब पॉलिनोमियल भी बहुत सारे टाइप के आते हैं। पहला आता है आपका लीनियर फंक्शन, फिर उसके बाद आता है कौन सा भाई? क्वाड्रेटिक, फिर कौन सा आता है? क्यूबिक। तो एक एक करके छोटा छोटा टॉपिक जो हम पकड़ लेते हैं और समझ लेते हैं कि लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है और क्यूबिक क्या होता है। ठीक है, तो आओ छोटा छोटी बात कर लेते हैं भाई इस पर कि लीनियर फंक्शन क्या है, क्वाड्रेटिक क्या है और क्यूबिक फंक्शन क्या होते हैं। तो यहाँ पे पहले हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिनोमियल फंक्शन में लीनियर फंक्शन की। लीनियर फंक्शन आप जानते हो जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी हो बेटा? जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री कितनी हो? 1 हो, ऐसे फंक्शन को क्या बोला जाता है? लीनियर फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इज इक्वल टू कोई भी ax प्लस बी टाइप का फंक्शन हो, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? लीनियर फंक्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे वेयर a एंड b बिलोंगिंग टू ऑल रियल, कोई भी वैल्यू आप a b की रख सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 आ गया, एफ एक्स इक्वल टू क्या आ गया भाई? एक्स प्लस 2 आ गया। तो बेसिकली ये भी क्या है? एक लीनियर फंक्शन है, जिस एक पॉलिनोमियल है जिसका हाईएस्ट डिग्री कितना है? 1। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसकी ग्राफ की हम लोग चर्चा करें तो ऐसे लीनियर फंक्शन का ग्राफ बनाना बहुत ही आसान होता है बेटा। कैसे करते कैसे हैं? एक बार एक्स की वैल्यू 0 रखो तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है? 2। और एक बार y की वैल्यू 0 रखो बेटा, सॉरी एफ एक्स की वैल्यू 0 रखो तो कितनी आ रही है? एक्स की वैल्यू -2, यानी एक्स इक्वल टू -2 पे आंसर कितना दे रहा है? 0। तो बहुत बनाना आसान होता है। ठीक है, 0,2, 0,2 आपका कहाँ होगा? यहाँ कहीं होगा, सॉरी यहाँ कहीं होगा 0,2। क्लियर है? और
-2, -0 कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा -2, -0। तो एक ब्रह्मास्त्र है, किसी भी लीनियर फंक्शन को आप ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर है। एक बार x की वैल्यू 0 रखें, y की वैल्यू निकाल लें, और एक बार y की वैल्यू 0 रखें, fx की वैल्यू निकाल लें। ठीक है। तो किसी भी लीनियर फंक्शन का जो प्लॉटिंग होता है बहुत ही आसान होता है और एक स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है। तो लीनियर फंक्शन आपके समझ में आ गया होगा। क्लियर है। अब हम लोग बात करने वाले हैं किसका भाई, क्वाड्रेटिक फंक्शन का। ठीक है, कि क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होते हैं। इस पे थोड़ा सा आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा क्वाड्रेटिक पे, क्योंकि क्वाड्रेटिक आगे चल के भी आने वाला है चैप्टर्स में। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन को ज़रा गौर से देखेंगे। वैसे इसकी चर्चाएँ आप लोग कर चुके हो, बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ लिए होगे। क्वाड्रेटिक फंक्शन क्लियर है, वो पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी हो बेटा, 2 हो। हाईएस्ट डिग्री कितनी हो, सॉरी हाईएस्ट डिग्री नहीं, डिग्री ही कितनी हो, 2 हो। ax² + bx + c। क्लियर है। वेयर a नॉट इक्वल टू 0 एंड b, c बिलोंगिंग टू ऑल रियल। ऐसे फंक्शन को क्या कहा जाता है, a b c भी बिलोंगिंग टू ऑल रियल है, लेकिन a भी बिलोंगिंग टू ऑल रियल है, बट a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हुआ तो कौन सा फंक्शन हो जाएगा, लीनियर फंक्शन हो जाएगा। ठीक है। तो ये होता है आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन। देखो बेटा, क्वाड्रेटिक फंक्शन जो होता है वो आपका क्वाड्रेटिक, आप समझ रहे हो कि एक पैराबोला है। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली अगर इसका प्लॉटिंग की आप बात करोगे तो इसका प्लॉटिंग बहुत ही आसान है। क्लियर है। इसका प्लॉटिंग ये है कि यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इस क्वाड्रेटिक के डी पे डिपेंड करेगा। ठीक है। क्लियर है। डी पे डिपेंड करेगा और ए पे डिपेंड करेगा। तो पहला चीज़ हम लोग ए की डिपेंडेंसी देख लेते हैं। ए की डिपेंड, अगर ए ग्रेटर देन 0 होगा और ए लेस देन 0 होगा। ए ग्रेटर देन 0 होगा तो पैराबोला स्माइली आएगा, वर्टिकली अपवर्ड जाएगा। अगर ए लेस देन 0 होगा तो पैराबोला क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें कि सर ए तो हो गया, अब डी पे चर्चा अगर हम लोग करें तो डी पे क्या कंडीशन, 2 कंडीशन निकल के आ सकती है सर। वैसे 3 कंडीशन आएगी कि डी नॉट इक्वल टू 0 हो, मतलब डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो। एक आएगा डी इक्वल टू 0 हो, और एक क्या आएगा, डी नॉट इक्वल, सॉरी डी लेस देन 0। ठीक है। तो अगर बेटा ये सिचुएशन बनती है डी लेस देन 0 वाली, क्लियर है, तो ग्राफ आपका चाहे एबव द एक्स एक्सिस होगा या फिर बिलो द एक्स एक्सिस होगा। क्लियर है। डी इक्वल टू 0 अगर आ रही है तो टच करके जाएगा पैराबोला को, और डी लेस ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो 2 जगह पे क्या करेगा, कट करेगा। तो इसका ग्राफ बनाना बहुत ही आसान होता है। जैसे मैं सिंपल सा एक ग्राफ आपके सामने रखना चाहता हूँ, fx = x² - 5x + 6। क्लियर है। अगर बेटा यहाँ पे आप इसके रूट निकालोगे तो x - 3 x - 2 इसके फैक्टर आएंगे। तो एक रूट आएगा आपका x = 3 और एक रूट आएगा x = 2, यानी जाहिर सी बात है कि इसका d ग्रेटर देन 0 है। और अगर हम लोग a की बात करेंगे तो पहले तो a चेक कर लेंगे, तो a क्या है बेटा, इसका ग्रेटर देन 0। ठीक है। तो यानी वर्टिकली अपवर्ड होगा। और रूट क्या आ रहे हैं, 3, 2। तो आपको कुछ नहीं करना, आंख बंद करके इसका ग्राफ आप बना सकते हो कि एक बार सर 2 पे कट करेगा, एक बार 3 पे कट करेगा। ठीक है। तो बहुत आसान होता है इसका ग्राफ बनाना। अब ऐसे एक सवाल मैं अगर लेता हूं कि fx = बेटा थोड़ी देर के लिए x² + x + 1, तो इस सिचुएशन में आप देख रहे हो कि इसका जो a है वो तो ग्रेटर देन 0 है, बट d लेस देन 0 है। तो इन दैट सिचुएशन ग्राफ जो होगा एबव द एक्स एक्सिस आएगा, ऊपर ही ऊपर निकल जाएगा। ठीक है। तो मेरे हिसाब से अब आप किसी भी क्वाड्रेटिक का ग्राफ बना सकते हो। वैसे फेमस पैराबोला है एक fx = x²। क्या आपने देखा है क्या, fx = x², इसको जरूर आप लोग ध्यान दे लेंगे, fx = x²। ठीक है। fx = x² का जो ग्राफ आता है बेटा, ये आप याद कर लेंगे, इसका ग्राफ ये आता। ठीक है। और आप अगर 11th में हैं तो आगे चल के पैराबोला में पढ़ेंगे भी इसको। fx = x² का ग्राफ ये होता है। ठीक है। चलो, तो मेरे हिसाब से क्वाड्रेटिक में आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से बेटा जो क्यूबिक पॉलिनोमियल आएगा, क्यूबिक में आपको पता है कि जिसका डिग्री कितना होना चाहिए पॉलिनोमियल का, 3 होना चाहिए। क्लियर है। तो वहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा क्यूबिक का, क्यूबिक फंक्शन। तो क्यूबिक बेटा क्या होगा, fx = ax³ + bx² + cx + d। क्लियर। अब यहाँ पे क्यूबिक की एक खास बात आपको बताता हूँ कि क्यूबिक का एक रियल रूट आना तय है। जैसे वहाँ पे क्या होता था क्वाड्रेटिक में कि दोनों रियल होंगे या दोनों क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, बट इन केस ऑफ क्यूबिक एक रियल रूट आना तो तय है। ठीक है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें, तीनों के तीनों रियल हो सकते हैं, तीनों के तीनों इक्वल हो सकते हैं। क्लियर। तीनों के तीनों इमेजिनरी नहीं हो सकते, क्योंकि जो इमेजिनरी रूट है हमेशा किस में एग्जिट करता है, पेयर में एग्जिट करता है। ठीक है।
तो यहाँ तक चर्चाएं हम लोग कर लिए पॉलिनोमियल फंक्शंस की। अब हम लोग बहुत ही बेहतर टाइप ऑफ फंक्शन देखने वाले हैं बेटा, जो कि निगाहें आपको बोर्ड पे रखना है ताकि बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आपकी हो जाए। ठीक है, तो पहली बात हम लोग करने वाले हैं बेटा सिग्नम फंक्शन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सिग्नम फंक्शन। ठीक है, तो सब लोग हेडिंग डाल लेंगे बेटा सिग्नम फंक्शन। इसको कभी कभी SGN ऑफ x से भी डिनोट किया जाता है। क्लियर है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे, सिग्नम फंक्शन या फिर SGN ऑफ x। क्लियर है। अब ये सिग्नम फंक्शन क्या होता है बेटा? प्री डिफाइंड फंक्शन है, पहले से ही डिफाइंड है। सिग्नम फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है बेटा कि अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो आंसर कितना आएगा? 1। ठीक है, अगर x इक्वल टू 0 होगा तो आंसर कितना आएगा? 0, और अगर x लेस देन 0 होगा तो आंसर कितना आएगा? -1। ये प्री डिफाइंड फंक्शन है बेटा। ठीक है, कि अगर x ग्रेटर देन 0 होगा तो आंसर 1 मिलेगा, x इक्वल टू 0 होगा तो आंसर 0 मिलेगा, x लेस देन 0 होगा तो आंसर कितना मिलेगा? -1। जैसे मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ कि सिग्नम ऑफ, आपसे बोला 55 की वैल्यू बताओ, या फिर मैंने पूछा कि सिग्नम ऑफ 30 की वैल्यू बताओ, या फिर मैंने बोला सिग्नम ऑफ -30 की वैल्यू बताओ, या फिर बोला सिग्नम ऑफ 0 की वैल्यू बताओ। तो इसकी वैल्यू आप जानते हो कि x अगर लेस देन 0, इसका जो आगे की वैल्यू है सिग्नम ऑफ x, मतलब ये x की वैल्यू अगर लेस देन 0 होगी तो आंसर कितना देगा ये? अरे ये सिंघम की तरह काम करता है यार, सिंघम आपने सुना होगा। क्लियर है, किसी को भी वाट लगा देता है। ठीक है, तो आओ यहाँ पे समझते हैं। तो सिग्नम ऑफ 55 आंसर 1 देगा, चाहे जहाँ चले जाओ। सिग्नम ऑफ 30 1 ही देगा, सिग्नम ऑफ 0 कितना देगा? 0 देगा। अब इसके ग्राफ की चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं। तो इसका ग्राफ बहुत ही आसान है बेटा बनाना। 0 पे आंसर कितना देगा? 0। क्लियर है, अगर 0 से बड़ा होगा तो आंसर कितना देगा? 1, 0 से छोटा होगा तो आंसर कितना देगा? -1। सिंपल सा ग्राफ है इसका, सिग्नम ऑफ x। ठीक है, तो मेरे हिसाब से सिग्नम फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर सिग्नम समझ में आ गया है तो इसके बाद हम लोग बात करने वाले किसका? GIF का, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये हम लोग सिर्फ NCERT के बिहाफ पे ही बात कर रहे हैं बेटा, तो इसको JEE पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल नहीं देखेंगे। ठीक है, क्योंकि JEE में तो चीज़ें बहुत आगे हैं, उसकी क्लासें अलग से लग जाएंगी आपकी। चलो बात करने वाले हैं यहाँ पे GIF, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। G ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्टकट में इसको GIF बोला जाता है। ठीक है, या फिर कभी कभी बॉक्स ऑफ x भी बोलते हैं, बॉक्स ऑफ x। ठीक, अब देखो ये क्या होता है सर? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, GIF या फिर बॉक्स ऑफ x। ठीक है, इसको बहुत ध्यान समझेंगे। क्लियर है, इसको डिनोट किया जाता है बेटा ऐसे। क्लियर है, बॉक्स में। क्लियर है, बड़े ब्रैकेट में इसको डिनोट किया जाता है। अब अगर हम लोग बात करें बेटा ये होता क्या है, तो fx इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ x। बॉक्स ऑफ x कहता क्या है, इसको एक बार सुन लेंगे, आराम से क्लियरिटी हो जाएगी। बॉक्स x कहने का मतलब ये हुआ कि उसके अंदर की क्वांटिटी चाहे जो लिखी हो, ठीक है, उससे छोटा या उसके बराबर इंटीजर। ध्यान समझना, उससे छोटा या उसके बराबर इंटीजर, उससे छोटा लेकिन सबसे बड़ा इंटीजर। ठीक है, उससे छोटा लेकिन सबसे बड़ा इंटीजर। जैसे fx इज इक्वल टू, हमने बोला आपसे कि 3.2 का बॉक्स की वैल्यू क्या हो, 3.2 के बॉक्स की वैल्यू क्या होगी? तो इससे छोटा इंटीजर कौन सा होगा? 3 होंगे, 2 होंगे, 1 होंगे, लेकिन सबसे छोटा इंटीजर कौन आएगा? एग्जैक्ट छोटा कौन सा आएगा? 3, यानी आंसर कितना होगा? 3। अगर आपसे मैं बोलूँ 4.1 का बॉक्स तो आंसर कितना आएगा? 4। अगर मैं आपसे बोलूँ 3.5 का बॉक्स तो आंसर कितना आएगा? 3 ही आएगा। क्लियर, इससे छोटा इंटीजर 3 ही तो होगा बेटा। अगर मैं पाई के बॉक्स की बात करूँ तो पाई का बॉक्स बताओ जल्दी से कितना आएगा भाई? 3.141 होती है ना आंसर इसका, तो बॉक्स कितना आएगा? 3। अगर मैं बोलूँ बेटा π/2 के बॉक्स की वैल्यू बताओ तो कितना आएगा? 1.57, दैट इज 1। क्लियर, अब एक और बॉक्स की वैल्यू पूछना चाहता हूँ, -0.1 का बॉक्स। क्लियर है, बहुत सारे बच्चे इसको आंसर 0 देंगे, लेकिन 0 ना आके बेटा कितना आंसर आएगा? -1, क्योंकि इससे छोटा क्या आएगा? -1। लेकिन अगर किसी इंटीजर के बॉक्स की वैल्यू बोलूँ बेटा, 1 का बॉक्स, 2 का बॉक्स, तो ये सब आंसर कितना देगा? 2 ही देगा, और ये आंसर कितना देगा? 1। यानी इंटीजर का बॉक्स इंटीजर आएगा, और उसके अलावा अगर कोई वैल्यू आती है तो उससे छोटा लेकिन सबसे बड़ा इंटीजर।
ठीक है। तो बॉक्स ऑफ एक्स यही होता है, जो कि आप लोग समझ गए होंगे। अब इसकी ग्राफ की हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। आ जाओ बेटा, इसके ग्राफ की बात कर लेते हैं, देखेंगे। तो इसका ग्राफ अगर देखा जाए बेटा, 0 पे तो आंसर 0 ही देगा। 0 से बड़ा आप चाहे जितना लेते जाओ, जब तक 1 पे नहीं पहुंच जाओगे आंसर कितना देगा, 0 ही देगा। 1 पे जैसे ही आते हो आंसर 1 देना स्टार्ट करेगा, क्लियर है। और 2 पे जैसे ही आओगे आंसर 2 देना स्टार्ट करेगा, क्लियर है। और इधर आपका -1 देगा, फिर उसके बाद -2 देगा। अच्छा, इसको स्टेप अप फंक्शन भी बोला जाता है, फ्लोर फंक्शन भी बोला जाता है, क्लियर। स्टेप अप इसलिए बेटा कि ऐसे मतलब सीढ़ी की तरह नहीं दिख रहा है, ऐसे उठता हुआ चला जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली इसको स्टेप अप फंक्शन या फिर फ्लोर फंक्शन भी बोला जाता है, क्लियर है यहाँ। तो GIF में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, उसके ग्राफ में रिगार्डिंग चल रही, ग्राफ में भी कोई दिक्कत नहीं है, और उसको वैल्यूज निकालने में भी कोई दिक्कत आपको नहीं। चल, इसके बाद बहुत ही फेमस टाइप आ रहा है बेटा आपका, बहुत ही फेमस टाइप आ रहा है, और मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन में बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज रहते हैं। मॉडुलस बहुत ही आसान सी चीज़ है बेटा। fx इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ मॉड ऑफ x, ठीक है। ये डिफाइंड होता है बेटा कि अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो आंसर x आएगा, और x लेस देन 0 होगा तो आंसर कितना देगा, -x देगा, क्लियर है। अगर x ग्रेटर देन 0 होगी आंसर कितना आएगा x, अगर x लेस देन 0 होगा तो आंसर कितना आएगा, -x। जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं कि -5 के मॉड की वैल्यू बताओ तो आंसर कितना आएगा, 5, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 5 के बॉक्स की वैल्यू बोलूँ तो कितना, सॉरी मॉड की, तो कितना आएगा 5। -3 के मॉड की वैल्यू बोलो तो कितना आएगा 3, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर 4 के मॉड की वैल्यू पूछो तो कितना आएगा 4। मतलब पॉजिटिव के मॉड की वैल्यू पॉजिटिव ही होगी, बट निगेटिव के मॉड की वैल्यू में माइनस साइन क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ बेटा, यहाँ पे थोड़ी सी बात समझने वाली है कि ये वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं देगा, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। तो यहाँ पे अगर हम रेंज की बात करें, रेंज की बेटा, तो इसका जो रेंज आता है वो क्लोज 0 से क्या आता है, इनफाइनाइट, क्लियर है। और डोमेन तो आपको पता ही है कितना आएगा, ऑल रियल, क्लियर है, इसमें कोई शक नहीं। अब इसके अगर ग्राफ की हम लोग चर्चा करें बेटा, तो ग्राफ इसका बहुत ही आसान है, fx इक्वल टू मॉड ऑफ x का, ठीक है। आपको करना क्या है, y इक्वल टू एक्स, fx इक्वल टू एक्स ड्रॉ कर लो, और मॉड कहने का मतलब ये हुआ जो निगेटिव वाला पोर्शन है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला। बहुत आसान होता है ग्राफ बनाना, ठीक है। लेकिन देखो यहीं तक बातें खत्म नहीं होती हैं बेटा। अगर आपको fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x -1 कह दिया तो, ठीक है, तो इस सिचुएशन में आपको डरना नहीं है, बहुत ही आसान है इसका ग्राफ बनाना बेटा। कुछ नहीं करना है, ये 1 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा, क्लियर है। आगे 1 यूनिट क्या हो जाएगा, शिफ्ट। अब कहोगे सर शिफ्ट क्यों हो जाएगा, मेरे भाई 0 पे 0 दे रहा था, आप किस पे देगा, 1 पे देगा। अगर मॉड ऑफ x +1 है तो इधर शिफ्ट हो जाएगा बेटा। इसी तरीके से अगर यहाँ पे माइनस साइन लगा दिया जाए तो ये जो ग्राफ है ऊपर से कहाँ चला आएगा, नीचे चला आएगा ये। तो इस सिचुएशन में जो रेंज आएगी आपकी वो -इनफाइनाइट से कहाँ तक, 0 तक। और ये सवाल NCERT में पूछा गया है कि फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ दैट फंक्शन। तो डोमेन तो ऑल रियल होगा, लेकिन जो रेंज आएगा वो -∞ टू 0 है, ठीक है। तो यहाँ तक बातें हमें क्लियर हो गई हैं कि सर मॉडुलस फंक्शन होता क्या है। बहुत ही मज़ेदार चीज़ है ये बेटा, आप सीख सकते हैं। इसके बाद हम लोग एक लास्ट टाइप की बात करने वाले, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन देखेंगे भाई ये क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है बेटा, ये fx इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, यानी इसको करली ब्रैकेट से डिनोट किया जाता है। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू जो होती है बेटा वो x माइनस बॉक्स ऑफ x के बराबर होती है। मतलब x में से इंटीजर पोर्शन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जैसे अगर आपसे बोला गया कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3.2 बताओ, तो आपको कुछ नहीं करना है, क्या आएगा, क्या 3.2 माइनस बॉक्स ऑफ 3.2, ठीक है। तो 3.2 माइनस कितना आ जाएगा बेटा 3, यानी आंसर कितना आ जाएगा 0.2, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अब अगर इसके ग्राफ की हम लोग बात करें, ग्राफ की, तो इसका ग्राफ बेटा 0 पे तो 0 ही आएगा, ठीक है। 0.1 पे 0.1 ही आने वाला, 0.2 पे 0.2 ही आने वाला, 0.999 तक उतना ही देगा। जैसे ही 1 पे आप आओगे 1 पे आंसर कितना देगा 0, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो ये आएगा,
ठीक है, ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन के बारे में आज सीखा, और आज के लिए इतना ही बेटा। इसको जाके एक बार पढ़ लें, क्लियर है, और समझ लें। जय हिंद प्यारे बच्चों।